हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीज। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो के साथ साथ ये जो वीडियो है आपका लेक्चर नंबर 3 आखिरी वीडियो होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, यानी कि फाइनली हमारा जो सेकंड ये चैप्टर जो चल रहा था वो भी हो जाएगा आज टोटली कंप्लीट। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके पहले का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने देखा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज, जिसमें हमने देखा था क्या होता है डेंगू, स्वाइन फ्लू, फिर हमने देखा था एड्स क्या होता है, रेबीज क्या होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था अर्लियर लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं जरूर आपने वो पहले लेक्चर देखा होगा इसके पहले का। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिसीज जो विदाउट इन्फेक्शन फैलते हैं। तो इसके लिए ये जो डिसीज का नाम है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शन डिसीज। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि ऐसे डिसीज दोस्तों जो किसी भी इंफेक्शन के वजह से नहीं फैलते हैं, किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से नहीं फैलते हैं। तो ऐसे जो टाइप के डिसीज होते हैं वो हम लोग बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब इसमें हम लोग के बहुत सारे टाइप के डिसीज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि जो विदाउट किसी इन्फेक्शन से फैलते हैं, ऑटोमेटिकली फैल जाते हैं। तो उसका सबसे पहला एग्जांपल आज हमने पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही खतरनाक डिसीज है, जिसका नाम है दोस्तों कैंसर। अब आपने सुना होगा कैंसर, बहुत सारे टाइप्स के कैंसर होते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा। लेकिन ये जो कैंसर होता है ये एग्जैक्टली है क्या, ये सबसे पहले सवाल उठता है आपके मन में। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ है, बहुत सारे लोग ठीक भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है तो ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है उनकी। एक तरीके से इसका कोई भी इलाज नहीं है आज के डेट में भी, फाइनल स्टेज पे अगर गए तो। लेकिन ये कैंसर होता क्या है? तो कैंसर इज नथिंग बट, पहली बात तो मैंने बोला कि ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन की वजह से नहीं फैल रहा है, कोई वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं फैल रहा है। ये क्या होता है कि आपकी जो पूरी बॉडी होती है, इट इज ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। जो सेल्स होते हैं, सबसे छोटे हिस्से जो हमारे बॉडी के होते हैं, सेल से बनता है, सेल से टिश्यूज बनता है। तो कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सम केमिकल इम्बैलेंस जो कि हमारे सेल के अंदर ऑटोमेटिकली होता है, तो जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बदल जाता है और एक तरीके से ग्रो अप करने लगता है। यानी कि सेल का जो साइज है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, और इतना बढ़ने लगता है, इनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लगता है उसके अंदर। यानी कि इसका जो फिक्स चीज होता है, ठीक है ना, अनकंट्रोल और एक तरीके से एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि वो सेल डेवलप हो जाता है बड़े बड़े ट्यूमर्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके से गांठ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ट्यूमर्स हो जाता है उसके अंदर। एक तरीके से इतना बढ़ जाता है, ट्यूमर्स होने लगता है। एंड साथ ही में हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो टिश्यूज जो होते हैं वो एक तरीके से बाहर निकल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को माउथ कैंसर होता है। तो माउथ कैंसर हो रहा है, यानी कि एक तरीके से मुंह का जो सेल होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं, और एक तरीके से पूरा जो शेप होता है टिश्यूज का वो एक तरीके से एकदम गंदा सा बाहर सा निकल के आ जाता है, आपने देखा होगा। तो ऐसे भी होते हैं। ब्रेन के अंदर भी ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं। तो ब्रेन के अंदर भी एक तरीके से स्वेलिंग आ जाता है, सेल्स का साइज बढ़ने लगते हैं। तो एक तरीके से अनकंट्रोल और एबनॉर्मल तरीके से जब भी सेल का ग्रोथ होता है तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैंसर बोलते हैं। और ये जो कैंसर्स होते हैं ना, ये बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स में हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन में होता है। कैंसर आपके पूरे बॉडी के अंदर कहीं पे भी हो सकता है। स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, आपके माउथ के अंदर हो सकता है, आपके लंग्स के अंदर हो सकता है, आपके स्टमक के अंदर हो सकता है, आपके ब्लड के अंदर भी हो सकता है। ब्लड कैंसर, ये भी आपने नाम सुना होगा, तो ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ब्रेस्ट के अंदर भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। फिर यूटेरस होता है, स्किन कैंसर, टिश्यूज में होता है। बहुत सारे चीजों में ये कैंसर जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो सकता है बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। तो इसके वजह से हो सकता है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? तो सबसे पहली बात तो इसका कोई भी इंफेक्शन की वजह से तो फैल रहा नहीं। तो रीजन ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप कुछ ऐसा चीज कंज्यूम करते हो, आप ऐसा चीज कुछ खाते हो जिसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हो जो कि आपके सेल का जो नेचुरल केमिकल बैलेंस है उसको बिगाड़ दे और उसको अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ होने में मजबूर कर दे। जैसे कि आप, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हद से ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, हद से ज्यादा निकोटीन लेते हैं बाय मीन्स ऑफ टोबैको, बाय मीन्स ऑफ सम लाइक अदर स्टफ जो वो लोग खाते हैं, पान मसाला एंड ऑल। बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे जो वो लोग कंज्यूम करते हैं। तो टोबैको, गुटखा, अल्कोहल हो गया, फाइबर, ये सब चीज अगर आप नहीं खाते हो तो ये जो सेल्स होते हैं इसके अंदर एक तरीके से एबनॉर्मल ग्रोथ हमें देखने मिलती है, और जो कि आपका रिजल्ट कर लेते हैं, एक तरीके से ट्यूमर के फॉर्मेशन कर लेते हैं और आपका कैंसर में डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग होते हैं अदर कैटेगरीज के जो ये सब चीज तो नहीं खाते, लेकिन इसके अलावा जंक फूड जो होता है, बहुत सारे जंक फूड होते हैं जैसे कि पिज्जा, बर्गर, यही सब चीज खाते रहते हैं। दुनिया भर की जो कचरे वाली चीजें होती है, यही सब अगर जो ज्यादातर खाते हैं जंक फूड, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि उनको जो कैंसर है वो हो सके, या फिर उनके माउथ के अंदर या फिर स्टमक के अंदर, एंड और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर ये डेवलप हो सकता है। और कभी कभी ये हेरिडिटी की वजह से भी होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कैंसर जो होते हैं कभी कभी हेरिडिटी की वजह से फैलते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। कभी कभी हो सकता है कि फादर या फिर मदर को कैंसर रहा हो एंड वो ठीक भी हो गए, लेकिन हो सकता है गैमेट्स के थ्रू, डीएनए के थ्रू, जीन्स के थ्रू आपके अंदर भी वो चीज ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बहुत रेयर होता है, लेकिन हो सकता है हेरिडिटी की वजह से भी ट्रांसफर होते हैं, कैंसर सेल्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। तो ये था उसका रीजंस कि क्यों हो सकता है। अब बात कर लेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि क्या सिम्टम्स आपको देखने मिलता है, क्या परेशानी आपके बॉडी में महसूस होती है कि जब भी कैंसर होता है। तो सबसे पहले कि आपको क्रोनिक कफ हो जाएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, एक तरीके से आपकी आवाज भारी हो जा रही है, हॉर्स वॉइस जिसको बोलते हैं, आपको एक तरीके से निगलने में, खाना आप खा रहे हो, स्वैलो कर रहे हो, निगल रहे हो खाने को, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे तकलीफ महसूस हो रहा है, तो आपको जरूर से चेकअप करा लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जख्म हमें लग जाते हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं होते, जख्म भरते ही नहीं है, ठीक है ना, बहुत टाइम बीत जाता है, जख्म भर नहीं रहे हैं, आपको जलन हो रहा है बार बार, तो भी आपके चांसेस है आपके कैंसर होने के, तो वो भी आपको दिखा सकते हो। ब्रेस्ट जो होता है फीमेल्स में, उसमें लम्प्स आ जाते हैं, गांठें पड़ जाती है, तो वो गांठें जो है वो क्यों हुई है उसका आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर आपको वो चीज टेस्ट कराना चाहिए कि वेदर इट इज कैंसर और लाइक समथिंग नॉर्मल चीज है, तो वो आपको चेकअप कराना चाहिए। और साथ ही में वेट लॉस्ट बहुत ज्यादा जोरों से होता है, अगर कोई इंसान आज 60 kg का है, अचानक से 1-2 दिन के बाद 5 kg कम हो गया, तो ये बहुत ज्यादा तादाद में वेट लॉस हो गया विदाउट डूइंग एनी फिजिकल वर्क और समथिंग लाइक दैट। तो अगर ऐसा होता है तो आपको जरूर से चेकअप कराना चाहिए, हो सकता है ये सब सिम्टम्स आपके कैंसर के हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का, जिसका नाम था कैंसर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट खतरनाक डिसीज में से एक माना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेंगे हमारे सेकेंड टाइप के डिसीज। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कौन सा सेकंड टाइप का डिसीज है यहाँ पे। तो आज के डेट में ये तो पहला हो गया हमारा कैंसर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड खतरनाक डिसीज माना जाता है। एंड सेकंड जो डिसीज है जिसका नाम यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम लोग डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज। तो जैसे कि आपको पता है शुगर होना, डायबिटीज होना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, कोई कोई पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं शुगर हो गया, तो शुगर होना यानी कि नथिंग बट डायबिटीज होना। अब डायबिटीज क्यों होता है, रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि हम हमारे बॉडी में जो भी खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, तो उसमें से एक न्यूट्रिएंट जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो जिससे हमें क्या मिलती है, एक तरीके से शुगर वाली चीजें मिलती हैं। जो भी हम लोग खाते हैं, मीठा खाते हैं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट्स का चीज खाए, चावल रोटी ये सब जो खाए, उससे हम लोग को जो चीज से कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के फॉर्म में जो भी चीज मिलता है हमें, वो चीज से हम लोग को क्या मिलता है, एक तरीके से शुगर मिल रहा है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है दोस्तों पैनक्रियास, ये आपने जरूर से सुना होगा। तो हमारे बॉडी में पैनक्रियास होता है, और पैनक्रियास क्या कर सकता है, इंसुलिन जो है वो सिक्रीट करता है। इंसुलिन एक जूस होता है वो बनाता है। ये इंसुलिन क्यों सिक्रीट होता है हमारे बॉडी के अंदर, पैनक्रियास के अंदर, ताकि हम जो शुगर खा रहे हैं और ये जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यानी कि शुगर लेवल को बैलेंस करने का काम कौन करता है, इंसुलिन। यानी कि अगर शुगर ज्यादा हो रहा है तो उसको बैलेंस करने का काम कर देगा इंसुलिन, तो दोनों न्यूट्रल बन जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान के अंदर बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा मोटा है, बहुत ज्यादा उसका खाने का इंटेक है, बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें इंटेक करता है, और उसके बॉडी में इंसुलिन वो लेवल का प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है कि वो शुगर को कंट्रोल कर सके, तो वो इंसान के अंदर क्या हो जाएगा, डायबिटीज नाम का जो बीमारी हो जाएगा, जिसमें इंसुलिन लेवल उस इंसान के अंदर बहुत कम हो जाएगा और शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अनकंट्रोलेबल शुगर लेवल जब इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर, एंड जिससे इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है पैनक्रियास के अंदर वो भी बहुत लो हो जाता है, जिस वजह से आपको ये जो बीमारी है वो हो जाती है, जिसका नाम है डायबिटीज। अब इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है, कि अगर आपको ये बीमारी हुई है, सिम्टम्स हुई है, तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये है कि नाइट के टाइम, रात के टाइम पे आपको यूरिनेशन बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि टॉयलेट आपको बहुत ज्यादा महसूस होगा और आपको बार बार जाने का नौबत आ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने मिलता है। ओबेसिटी और वेट जो है आपका बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, यानी कि आप बहुत ज्यादा या तो मोटे हो जाओगे, वेट लॉस हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे, अचानक से वेट लॉस होने लगेगा। तो दोनों ही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। तो समझ जाना कि आपको डायबिटीज होने की शिकायत हो सकती है। तो ये सिम्टम्स हो सकता है। और हम बात करें रीजंस क्या हो सकता है डायबिटीज का, तो जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा जो शुगर कंज्यूम करता है, उसकी जो डाइट हैबिट जो है बहुत ही खराब है, तो उसको डायबिटीज होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ये चीज हेरिडिटी भी होता है। हेरिडिटी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि एक पैरेंट से लेकर दूसरे जनरेशन के अंदर उसके बच्चों के अंदर पास ऑन हो सकता है। तो हेरिडिटी की वजह से भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर आ सकता है। मोटापा एक वन ऑफ द बेस्ट रीजन है। जिन लोगों को मोटापा होता है उनको सबसे ज्यादा चांसेस होता है डायबिटीज होने का, एंड ये होती है नॉर्मली। एंड फिजिकल एक्सरसाइज जो थोड़ा भी नहीं करते, तो बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि डायबिटीज हो जाए। और उनका ईटिंग हैबिट्स भी खराब है अगर, तो सबसे ज्यादा चांसेस है उनको होने का। और साथ ही में जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मेंटल स्ट्रेस जो लेते हैं ज्यादा, उनको डायबिटीज होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड टाइप की डिसीज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट डिसीज। ठीक है ना, दिल में होने वाली बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं, हार्ट डिसीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है। ठीक है, ओके। तो हार्ट डिसीज क्या क्या है ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारे आज के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और आपके सिलेबस में भी इंक्लूड किया हुआ है ये चीज। ओके, हेडिंग डाल लेते हैं थर्ड।
डिसीज फॉर टुडे, दैट इज हार्ट डिसीज, दिल में होने वाली बीमारियां, ठीक है ना। अब हार्ट डिसीज इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज, क्योंकि अगर हार्ट में कोई डिसीज होती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, और दोस्तों हार्ट अटैक आ गया तो इंसान जो है ऊपर चले जाता है सीधा, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक डिसीज है। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो हार्ट होता है वहां तक एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो पहुंचना चाहिए था वो वहां पे नहीं पहुंच पाता है। दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है, एक तरीके से ब्लड सप्लाई जो करता है, अगर उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, जो आर्टरीज होती है जो एक तरीके से ब्लड पहुंचाती है, जो वेन्स है जो ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए आती है, तो अगर वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे, यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स में आपको कुछ ब्लॉकेज महसूस हो रहा है, तो हो सकता है आपकी जो हार्ट है वो प्रॉब्लम में आ जाए, और हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने मिलती है, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, जो मसल्स के थ्रू आपका हार्ट पंपिंग करता है, तो अगर वो चीज वहां पे प्रेशर महसूस होता है, बहुत ज्यादा जब प्रेशर महसूस होता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जब भी आपको हार्ट अटैक ऐसा महसूस होता है, चेस्ट पेन जब भी महसूस होगा, तो आपको तुरंत फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए, डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए कि मुझे ये क्यों हुआ। कभी कभी वो नॉर्मल चेस्ट पेन भी होता है, बट नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग नजरअंदाज करते हैं चेस्ट पेन को, और वो इंसान को हार्ट अटैक आता है और इंसान की डेथ भी हो जाती है। बहुत सारी केसेस हुए, हमने देखे हुए, ठीक है। तो ये सब चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। इसका सिम्टम्स क्या हो सकता है? तो सीवियर चेस्ट पेन, आपको बहुत ज्यादा चेस्ट पेन आपको महसूस होगा, शोल्डर में भी साथ में, क्योंकि कनेक्टेड ऑर्गन है तो शोल्डर में भी आपको साथ ही में पेन होगा, नेक एंड आर्म्स में भी आपको पेन महसूस होगा, और आपके हाथों में क्रैम्प जैसा लगेगा, ऐसा लगेगा आपका हाथ जो है मुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, तो क्रैम्प जैसा महसूस होगा, और आपको झटके आएंगे बहुत सारे, एंड आपको बहुत ही अनईजी महसूस होगा, एक तरीके से अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो हो सकता है आपका चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो जरूर से आपको अपना इलाज जाके कराना चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? हार्ट अटैक आने का रीजन यही होता है सबसे ज्यादा कि जो इंसान स्मोकिंग करता है, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता है, उसको डायबिटीज हुआ है, टेंशन बहुत लेता है, प्रॉब्लम चल रहा है, बीपी हाई है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, उसको बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबेसिटी है, उसको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है, या फिर उसके हेरिडिटी के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस है, एंगर है, गुस्सा बहुत आता है, एंजाइटी है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, तो ये सभी चीज़ के वजह से जो हार्ट का जो पैसेज था, जो ब्लड फ्लो करने का जो पैसेज था, वो ब्लॉक हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एंड जब भी हार्ट का पैसेज जो है ब्लॉक होएगा तो ऑब्वियसली हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा और हार्ट अटैक आने का चांसेस है, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। तो अगर ये चीज़ होता है तो आपको क्या क्या कर लेना चाहिए? तो नॉर्मली हार्ट डिसीज को क्योर करने के लिए देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। अगर हम बात करें तो एंजियोप्लास्टी होता है नॉर्मली, अगर बात करें एंजियोप्लास्टी, ये आपने सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, एंजियोप्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी होता है एक तरीके से, फिर बाईपास सर्जरी होता है, ठीक है ना, तो बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, दीज आर सम टेक्निक्स, ठीक है ना। ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें आपका पूरा हार्ट को जो है वो एक तरीके से सर्जरी किया जाता है, जिसमें जो भी प्रॉपर जहाँ पे ब्लॉकेज होता है उसको रिमूव किया जाता है। कभी कभी एक्सट्रीम सिचुएशन में जब हार्ट पूरा पूरा फेल हो जाता है तो सीधा हार्ट का ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, और ये नॉर्मली हुआ भी है, देखा जाए तो, ठीक है। हार्ट का ट्रांसप्लांट आज के डेट में पॉसिबल है, अगर कोई डोनर है हार्ट डोनेट करना चाहता है तो हार्ट का ट्रांसप्लांट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इंस्टॉलेशन, एक तरीके से स्टेंट्स का इंस्टॉलेशन हो गया, पेस मेकर भी डालते हैं ताकि आपका जो हार्ट बीट है उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जा सके। तो ये सभी चीज जो है एक तरीके से किया जाता है वाइल ट्रीटिंग द हार्ट डिसीज को ठीक करने के लिए, तो ये सब चीज देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का डिसीज, जो कि बहुत ज्यादा नॉन इन्फेक्शन डिसीज में इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है हार्ट डिसीज एंड क्या क्या इसमें चीजें होती है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक ये है, मेडिसिन के ऊपर हमें पढ़ना है, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा आज के डेट में। तो लेकिन ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेडिसिन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मेडिसिन वी नो दैट कि हर एक बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन ही काम आते हैं, दवाइयां ही काम आती है। तो मेडिसिन भी नॉर्मली आपको यूज करना है इन ए प्रॉपर वे, कभी भी मेडिसिन का जो है मिस यूज नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरीके से आप बोल सकते हो हमें पता नहीं होता एक तरीके से, कि जैसे कि मुझे बुखार हो गया, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से, हम सीधा जाते हैं हमारे मेडिकल शॉप में, मुझे बुखार हुआ है दवाई दे दो, हम दवा खा लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, ये मैं हर बार बोलता हूं दोस्तों कि आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, बिना कंसल्टेशन कराए, बिना डॉक्टर को विजिट किया आप कोई भी दवा मत लो दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपको वो सूट ना करे दवाई और आपको बीमार कर दे ज्यादा। तो कभी भी दवाई का मिसयूज नहीं करना है, आपको ओवर डोसिंग भी नहीं करनी है। आपको जो कोर्स प्रोवाइड किया है कि हाँ मेरे को एक दिन में एक ही टैबलेट खाना है, तो आप 10 टैबलेट मत खाओ, 2 टैबलेट भी मत खाओ। जो आपको बोला है कि दिन में खाना है, शाम को खाना है, रात को खाना है, जो भी आपको खाना है दोस्तों उसके हिसाब से आपको लेना है। कभी भी पेन किलर्स जो होते हैं उसका भी ओवरडोज अगर आप लेते हो तो हो सकता है आपको कुछ और बीमारी हो सकता है, आपका नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, लिवर वगैरह भी डैमेज हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे लोग को बोला जाता है जो पेन किलर्स अक्सर खा के जाते हैं, ठीक है ना, डेली बेसिस पे जो पेन किलर्स खाते हैं, तो उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम साथ ही में लिवर वगैरह भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो होता है, डॉक्टर जब पर्ची पे लिख के नहीं देता है कि आपको ये दवाई खाना है, तब तक आप कोई भी दवाई को कंज्यूम ना करो, वही बेटर होता है।
और साथ ही में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी लोग क्या करते हैं, कुछ बुखार हुआ, कुछ भी ये हुआ तो एंटीबायोटिक्स लेना चालू करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का भी कंजम्पशन नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से आपका आंख, नाक और आपका जो स्टमक सिस्टम है वो भी डैमेज हो जाए। डैमेज मतलब एक तरीके से आप बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और आपको लूज मोशन, डिसेंट्री वगैरह भी होने का चांसेस होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है। क्लियर है दोस्तों? तो ओवरडोज ऑफ मेडिसिन कभी आपको नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिसिन में ही, जिसका नाम है दोस्तों जेनेरिक मेडिसिन। ये आपने शायद बहुत पहले भी सुना होगा। जेनेरिक मेडिसिन ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसको हम लोग जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये ऐसा एक मेडिसिन होता है जिसमें कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, इसके पीछे कोई पेटेंट नहीं कराता है। जैसे कि आपको पता होगा, पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दवाई का आविष्कार करता है, जो फॉर्मूला ढूंढता है ये दवाई ऐसे बनेगा, तो उसको वो अपने नाम पे पेटेंट करा लेता है, रजिस्टर करवा लेता है कि ये दवाई मैंने खोजा है और मुझे ही इसका पैसा मिलना चाहिए, मुझे ही इसका रॉयल्टी मिलना चाहिए और मेरे नाम पे बिकना चाहिए दवाई, ऐसा कुछ तो रहता है। ठीक है, लेकिन ये जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, फॉर्मूला तो वही यूज किया जाता है, लेकिन इसको विदाउट एनी पेटेंट बनाया जाता है ताकि इसका जो कॉस्ट हो वो कम से कम हो सके। इसके लिए ये जो जेनरिक मेडिसिन का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है और उल्टा इससे जो नॉर्मल मेडिसिन, जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं उससे ज्यादा अच्छे से बिकता है और एक तरीके से ज्यादा इफेक्टिव भी साबित होता है और जल्दी एक तरीके से अवेलेबल भी हो जाता है, रेडिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा जो टॉपिक है लाइफस्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल आपको किस प्रकार रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि भले ही आप कितने भी मॉडर्न हो, कितने भी आप बैकवर्ड हो, आपको अपने लाइफस्टाइल का जरूर से ख्याल रखना है, क्योंकि आप जिस तरह से अपनी लाइफ को जीते हो, ठीक है ना, और डिसीज से लड़ते हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्रिएट करता है आपके डिसीज के ऊपर। क्योंकि टॉपिक का नाम ही, हमारा चैप्टर का नाम ही है हेल्थ एंड डिसीज। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से जीते हो, यानी कि आप हर चीज का ख्याल रखते हो, आप प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, बैलेंस फूड खाते हो, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो, आप टेंशन फ्री रहते हो, स्ट्रेस फ्री रहते हो, टाइम टू टाइम आपका बॉडी का चेकअप कराते रह रहे हो, तो हो सकता है आपका कभी हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, आपकी बीमारी आपको ना पकड़े, अनलेस एंड अनटिल आपको हेरिडिटी ना हो, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ना आया हो। तो ये सभी चीज आपको देखने वाली बात होती है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छे से आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ही अच्छी रहेगी और आपकी कभी भी डिसीज आपको नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का टॉपिक एंड फाइनली हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीज, ये भी होता है आज टोटली कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारा ये आज का वीडियो एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये चीज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी यूजफुल लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।